अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ द ऑक्यूपेशनल डिजीज़। ठीक है, ये सब में कॉमन होती है कि आपने ऑक्यूपेशनल डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट करना होता है। तो ये आपका एसईक्यू आता होता है, तो इसको आपने 3 हेडिंग्स में लिखना होता है। सबसे पहली हेडिंग जो होती है वो आपने देनी होती है मेडिकल मेजर्स की, दूसरी होती है इंजीनियरिंग मेजर्स और तीसरी होती है लेजिस्लेटिव मेजर्स। ठीक है, सबसे पहले मेडिकल मेजर्स देखते हैं। तो इसमें आपके पास 7 हेडिंग्स आती हैं जो आपने देखनी है। एक्सेल और पार्क को दोनों को कंबाइन करके थोड़ा सा नॉलेज बता दूंगी, थोड़ा सा दे दूंगी आइडिया। ठीक है, तो सबसे पहले प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन होती है। प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन में आपने देखना होता है कि जॉब में रखने से पहले आपने प्रॉपर उसकी जो है ना एग्जामिनेशन करनी होती है। ठीक है, जहाँ पे वो ऑक्यूपेशन में काम कर रहा है उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होती है, फैमिली हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री प्रॉपर लेनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल विजन टेस्ट करने होते हैं, फिर उसकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करनी होती है, ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन करनी होती है। लाइक कोई पायलट बनने के लिए जा रहा है, ठीक है, तो उसकी विजन टेस्ट होता है कि उसको नज़र भी सही आता है कि नहीं, ऐसे ही वो जहाज़ उड़ाए, और उसकी विजन टेस्ट वगैरह प्रॉपर होती है ना। इस तरह से किसी भी जॉब में उसने जाना है तो प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन। प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन के बाद आता है पीरियोडिक एग्जामिनेशन। पीरियोडिक एग्जामिनेशन क्या होती है कि उसको ये नहीं है कि प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन करके जॉब में रख लिया उसके बाद उसको एग्जामिन ही नहीं करना, नहीं, उसकी पीरियोडिक एग्जामिनेशन होती है। कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसमें पीरियोडिकली मतलब एनुअली जो है उसको देखा जाता है, एग्जामिन किया जाता है हेल्थ को। ठीक है, और कुछ होती हैं जिनको हमें मंथली जो है वो देखना पड़ता है, मंथली हमें एग्जामिनेशन करनी होती है। और कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसमें हमें डेली जो है उन वर्कर्स की एग्जामिनेशन करनी होती है। तो पीरियोडिक एग्जामिनेशन इज़ नेसेसरी। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनमें सिम्टम्स जो हैं वो सालों बाद आते हैं। ठीक है, बहुत सी हमने डिजीज़ पढ़ ली हैं। पीरियोडिक एग्जामिनेशन के बाद आता है कि मेडिकल केयर, ठीक है, उसको मेडिकल और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। जो वर्कर है उसको भी, उसकी फैमिली को भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए मेडिकल केयर की। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं कि उसको फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ में मिलें, और दूसरा ये कि उसको इम्यूनाइजेशन जो है वो बाय द डिजीज़ भी मिले। ठीक है, तो उसको सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाए एग्जामिनेशन के साथ साथ। ठीक है, फिर आ जाता है नोटिफिकेशन। अगर उसके अंदर कोई डिजीज़ आपको मिलती है, ठीक है, एग्जामिनेशन करते हुए, तो नोटिफाई करना होता है उसको हायर अथॉरिटीज़ को। ठीक है, कि फ़लाँ पर्सन के अंदर जो है ये डिजीज़ हमें नज़र आई है, निमोकोनियोसिस। ठीक है, ताकि हम उसके प्रिवेंशन कर सकें। ठीक है, फिर आता है सुपरविजन ऑफ द वर्किंग एनवायरनमेंट, कि जिस वर्किंग एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है उसकी देखना, उसको ध्यान रखना कि वो कैसा एनवायरनमेंट है, उसमें उसको लाइट प्रॉपर मिल रही है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, नॉइज़ तो नहीं है। ठीक है, और सारा उसकी जो इर्द गिर्द एनवायरनमेंट है उसको जो है प्रॉपर्ली देखा जाए, सैनिटेशन कैसी है वहाँ पे, उसको सारा काम का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। ठीक है, फिर आ जाता है मेंटेनेंस एंड एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब उसके जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड है, ऑक्यूपेशनल डिसेबिलिटी रिकॉर्ड है, वो सारा हमने रिकॉर्ड रखना होता है, मेंटेनेंस रखनी होती है, उसकी एनालिसिस करनी होती है। ठीक है, 7th पे हमारे पास आ जाता है हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग। ये हमारे पास किसी भी प्रिवेंशन के लिए, किसी भी डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए हेल्थ एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आजकल कोविड है तो उसमें हेल्थ एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस वर्कर को जो है आपने बताना है कि आपने ग्लव्स यूज़ करने हैं, मास्क यूज़ करने हैं, गॉगल्स यूज़ करने हैं, या आपने जो है वो डेंजर से बचने के लिए उसको आप चार्ट्स, पोस्टर्स, ठीक है, या हैंडबिल्स के थ्रू उसको प्रॉपर समझाते हो, हेल्थ एजुकेशन देते हो। ठीक है, सो ये आपकी 7 हेडिंग्स हैं। इसमें आपने मेडिकल मेजर्स लिखने होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन, पीरियोडिक एग्जामिनेशन। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। फिर आपने उसको सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तीसरी हो गई। फिर अगर डिजीज़ हो जाती है तो उसको नोटिफाई करना होता है, नोटिफिकेशन। उसके वर्किंग एनवायरनमेंट जो है उसको देखना होता है। ठीक है, और उसकी जो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं या ऑक्यूपेशनल डिजीज़ रिकॉर्ड है, उनको मेंटेन करना है, एनालिसिस करनी है। और इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग जो है इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो ये आपके सारे आ जाते हैं मेडिकल मेजर्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं इंजीनियरिंग मेजर्स। इंजीनियरिंग मेजर्स में क्या आता है? सबसे पहले आ जाता है इंजीनियरिंग मेजर्स में बिल्डिंग डिज़ाइन, कि जिस बिल्डिंग में हमने ऑक्यूपेशन रखना है कोई भी, ठीक है, तो वहाँ पे जो हैज़र्ड्स हैं उनसे बचने के लिए आपने बिल्डिंग का डिज़ाइन ही ऐसा बनाना है कि उसमें कम से कम डिजीज़ को है, उसकी प्रिवेंशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, तो बिल्डिंग डिज़ाइन ऐसा हो, उसमें वेंटिलेशन, रूफ़, ठीक है, उसकी विंडोज़, ठीक है, उसके सारा वेंटिलेशन प्रोसेस सारा जो है वो उस उधर ही उसको जो है वो मेंटेन रखा जाए। गुड हाउस कीपिंग, मतलब जो हम आमतौर पे घर में देखते हैं कि अपने घर की सफाई वगैरह करते हैं, इसी तरह हाउस कीपिंग मतलब कि जैसे एक अच्छा घराना होता है साफ़ सुथरा, ठीक है, इस तरह वहाँ पे भी, जहाँ पे वो बंदा काम कर रहा है वहाँ पे गुड हाउस कीपिंग हो, वहाँ पे प्रॉपर जनरल जो मेंटेनेंस होती है वो उसको प्रोवाइड की जाए। ठीक है, साफ़ सुथराई हो, वेंटिलेशन, लाइटनिंग, वॉशिंग, फूड अरेंजमेंट्स सारे प्रॉपर हो। ठीक है, दिस इज़ अ गुड हाउस कीपिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर वेंटिलेशन। वेंटिलेशन में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है कि लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन और एक होती है जनरल वेंटिलेशन। जनरल वेंटिलेशन क्या होती है
जनरली जो है एक पूरा जो आपका वो पार्ट है जहाँ पे वो बंदा काम कर रहा है उसको एज अ होल वेंटिलेशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है। विंडोज़, हर रूम के अंदर विंडोज़ हों प्रॉपर, और प्रॉपर वेंटिलेशन हो। जनरल वेंटिलेशन एक जनरल होती है, लेकिन लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन होता है कि जहाँ पे वो जिस पर्टिकुलर एरिया में काम किया जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे जो भी आपकी डस्ट फ्यूम्स वगैरह गैसेज हैं उनको वहाँ से ही लोकली एग्जॉस्ट सिस्टम करके वेंटिलेट किया जाए, ठीक है। तो ये वेंटिलेशन दो तरह के होते हैं। तो ये आपके जो वेंटिलेशन है, एक्सेल पे वेंटिलेशन हाल ही लिखा हुआ है, इसमें आप दो हेडिंग्स बना सकते हैं, जनरल वेंटिलेशन एंड लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। देन इज़ अ टर्म मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन का मतलब होता है कि आप जहाँ पे आपको हाथ से काम करना पड़ रहा है वहाँ पे आप उसको रिप्लेस कर दें मशीनरी से, ठीक है। तो दैट इज़ मैकेनाइजेशन, ठीक है। जहाँ जितना आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को बंदे को हाथ से कोई काम करना पड़ रहा है, ठीक है, हैंड मिक्सिंग करनी पड़ी है, तो आप उससे अच्छा है कि वो वहाँ पे कोई मशीन यूज़ कर लें, ठीक है, ताकि वो कॉन्टैक्ट के साथ ना आए मटीरियल। इसके अलावा जहाँ पे आपने जो है वो एसिड्स यूज़ कर रहे हो, तो इससे अच्छा आप उनको पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करो, ना कि हाथ से पकड़ के ट्रांसपोर्ट करो। तो इस तरह से आप जहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है मैकेनाइजेशन, मतलब कि जो है जितना पॉसिबल हो सके कांटेक्ट जो है वो ना आए हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ, तो मशीनरी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़, ठीक है, मैकेनाइजेशन। नेक्स्ट इज़ जो सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी डिज़ीज़ की प्रिवेंशन के लिए, कि हम वहाँ पे जहाँ पे उसकी जगह कोई मतलब रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हार्मफुल मटीरियल बाय द लेस हार्मफुल वन, ठीक है। जहाँ पे हम जितना पॉसिबल हो सके हम उसको लेस हार्मफुल से रिप्लेस कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मैच इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे ये माचिस बनती है, ठीक है, तो वहाँ पे वाइट फॉस्फोरस की जगह आप फॉस्फोरस जो है सल्फाइड यूज़ कर लें, ठीक है, जो कि लेस हार्मफुल होता है, ताकि आपको फोसी जॉ ना हो, दैट इज़ द निक्रोसिस ऑफ द जॉ, उससे प्रिवेंशन हो सके, ठीक है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल इसकी लिखी हुई है पार्ट में कि आप जो है लेड पेंट्स की जगह आप आयरन या जिंक के पेंट्स यूज़ कर लें, ठीक है। मर्करी सॉल्ट्स की जगह आप जो है सिल्वर सॉल्ट्स यूज़ कर लें, ठीक है। बेंजीन की जगह आप एसीटोन यूज़ कर लें। तो जहाँ पे पॉसिबल हो आपके लिए आप उसको हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिप्लेस करें लेस हार्मफुल वन से। नेक्स्ट इज डस्ट्स, ठीक है। डस्ट में आपकी एक हेडिंग है कंट्रोल एट सोर्स। जहाँ से वो डस्ट निकल रही है वहाँ पे वाटर स्प्रे कर दें, ठीक है। आमतौर पे हम अपने घरों में डस्ट को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे आप जो है वो यही करते हैं ना, वाटर स्प्रेज करते हैं, क्लीनजर्स यूज़ करते हैं, वैक्यूम क्लीनर्स यूज़ करते हैं। तो डस्ट को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। नॉइज़ को कंट्रोल किया जाए। नॉइज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप, कि आप कुछ ऐसे मटीरियल्स यूज़ करें जो नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। फिर आपकी जो है ये इस तरह से वो सोर्स कंट्रोल हो जाएगा। फिर आपके इंक्लोजर और आइसोलेशन आ जाते हैं, दोनों सेम ही ऑलमोस्ट। इंक्लोजर यही होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई ग्राइंडिंग मशीनरी या उसको आप कम्प्लीटली इनक्लोज कर दें, ताकि उससे जो है वो जो है हार्मफुल मटीरियल्स जो हैं वो इस्केप आउट ना करें, डस्ट एंड फ्यूम्स वगैरह। और आइसोलेशन में यही होता है कि जितनी कोशिश हो सके आप क्या करें कि उस कोई भी मशीन है उसको एक सेपरेट बिल्डिंग में, सेपरेट रूम में आइसोलेट कर दें, ताकि वही डस्ट फ्यूम से हिफाजत हो सके। फिर आपके पास आते हैं प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मेजर होता है कि जिसमें आपने प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यूज़ करनी होती हैं, लाइक गॉगल्स हैं, रबर शूज़ हैं, ग्लव्स हैं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। यहाँ आपने अपने पास हमेशा रेस्पिरेटर्स रखने होते हैं। जिस किसी को भी ऐसे रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो तो वो रेस्पिरेटर्स यूज़ कर ले। तो ये आ जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में। और फिर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है कि जहाँ पे वो काम कर रहा है उसके इन्वायरमेंट में जो है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, ठीक है। कि मतलब में मॉनिटरिंग में यही आता है कि जितने भी ये काम हो रहे हैं हम जो कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, इसमें इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। फिर आ जाती है आपके पास स्टैटिस्टिकल मॉनिटरिंग, ठीक है, कि डाटा रिकॉर्ड हो आपके पास हेल्थ एंड एनवायरमेंटल एक्सपोजर का। एक होती है इन्वायरमेंटल, यहाँ पे मॉनिटरिंग एक लिखी हुई है ना आपके एक्सेल में, तो ये दो तरह की होती हैं। एक है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, ठीक है, और दूसरी आपकी स्टैटिस्टिकल मॉनिटरिंग, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मतलब कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई करके आप मॉनिटरिंग करें, ताकि आपको पता चल सके कि प्रिवेंटिव मेजर्स किस तरह से अप्लाई होने। स्टैटिस्टिक्स का जब हम फंक्शंस पढ़ते हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, तो उसमें ये भी होता है कि आप जो है किसी भी प्रिवेंशन जो आप अप्लाई कर रहे हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स, उनका क्या रिज़ल्ट है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल मॉनिटरिंग। और इसके बाद रिसर्च आ जाती है। रिसर्च जो है, रिसर्च में भी यही आ जाता है कि आप उसकी प्रॉपर रिसर्च रखें, ताकि आपको एक जो है वो सेफ़ इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट मिल सके, ठीक है। तो ये आपके इंजीनियरिंग मेजर्स है, जिसमें आपने देखा कि सबसे पहले आपको वहाँ पे जो है बिल्डिंग डिज़ाइन, उसको आपने सेट करना होता है। गुड हाउस कीपिंग, वेंटिलेशन, जनरल एंड लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, मैकेनाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, कंट्रोल ऑफ सोर्स, आइसोलेशन, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। आइसोलेशन के साथ आप जो है इंक्लोजर भी लिख सकते हैं। इंक्लोजर
प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, ठीक है, और मॉनिटरिंग इन्वायरमेंटल एंड द स्टैटिस्टिकल मॉनिटरिंग एंड रिसर्च, ठीक है। तो ये आपके तकरीबन 13 पॉइंट्स बन जाते हैं जो एक्सेल में आपने इंक्लूड करना है। वेंटिलेशन को जनरल एंड लोकल, और मॉनिटरिंग में आपने ऐड करने हैं इन्वायरमेंटल अलहदा से, स्टैटिस्टिकल अलहदा से, और आइसोलेशन में आपने इंक्लोयर जो है वो भी ऐड कर देना है, ठीक है। ये आपके आ जाती हैं तकरीबन 13 जो है पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद आता है लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन जो होती है इसमें लेजिस्लेटिव मेजर्स जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, और ये जो है एक्चुअली आपके होते हैं पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन PSI, ठीक है। ये आपका होता है लाहौर में और फैसलाबाद में। लाहौर में साउथ में है और फैसलाबाद में नॉर्थ पे है, ठीक है। एम्स इसके क्या होते हैं लेजिस्लेशन के, कि आपको मेडिकल केयर, इंजीनियरिंग और लेजिस्लेटिव मेजर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। स्कोप इसका क्या है कि एनी ऑर्गेनाइजेशन हैविंग 10 और मोर एम्प्लॉयज़ इज़ कवर्ड बाय PSI, ठीक है। मतलब ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो उसके अंदर ये इसको ऑर्गेनाइज रखता है, ठीक है। इट कवर्स ऑल द वर्कर्स हैविंग पे ऑफ रुपीज़ 3,000 पर मंथ और लेस, ठीक है। मेडिकल में क्या आ जाता है कि मेडिकल आ जाता है, फिर हम देखेंगे कि इन्वायरमेंटल है, मतलब ये कि जो वहाँ पे काम कर रहे हैं जिनकी पे 3,000 तक है और 10 से ज़्यादा लोग जिस जगह पे काम करें जिस ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसमें ये वर्क करता है। मेडिकल मेजर्स के मेडिकल एड पोस्ट, ठीक है। इसमें यह है कि उसको प्रॉपर मेडिकल केयर प्रोवाइड हो, ठीक है। एज ये है कि नो वर्कर शुड बी लेस दैन 18 साल से छोटा कोई बंदा काम ना करे, ठीक है। मतलब वर्कर्स जो होने चाहिए वो 18 साल से ज़्यादा के होने चाहिए। चाइल्ड लेबर जो है वो अलो नहीं है। वर्किंग आवर्स उन्होंने रखे हुए हैं कि इसमें वो काम करें, ठीक है, ज़्यादा उनको काम ना करवाया जाए ताकि वो एग्जॉस्ट वगैरह ना हो, ठीक है। 8 आवर्स अ डे, ठीक है, एंड 48 आवर्स अ वीक, 1 डे ऑफ इन अ वीक, ये इन्होंने रखा हुआ है क्राइटेरिया। एक्स्ट्रा टाइम ऑन डबल वेजेस, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट 100% मेडिकल ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड किया जाए, उनकी फैमिली को प्रोवाइड किया जाए। फैमिली में मतलब उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे और वाइफ आ जाती है। सिकनेस एंड बेनिफिट्स, अगर वो वर्कर जो है उसको वो इंजर हो गया ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, ठीक है, तो उसको फुल पे दी जाए और जो है उसको 18 दिन की छुट्टी दी जाए और उसकी कॉस्ट मेडिकेशन फ्री हो, ठीक है। और मैटरनिटी लीव मतलब कि जो लास्ट ट्राइमेस्टर है उसमें उसको 120 दिन की छुट्टियां दी जाएं ताकि, और साथ में उनको पे जो है वो 75% साथ दी जाए, ठीक है, और उनकी मेडिकेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो। डिसेबल्डमेंट, ठीक है, मतलब जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो उनको जो है वो पेंशन स्टार्ट्स आफ्टर 9 years 6 months एंड 1 day सर्विस, ठीक है। मतलब उनको डिसेबल्ड जो लोग होते हैं उनको भी उनका भी ख्याल रखा जाए, ठीक है। उनको भी अलग से जो है वो सब जो है दिया जाए सब कुछ, ठीक है। फिर वेडिंग है, चार्जेस फॉर वेडिंग आर गिवन फॉर 1 daughter in 1 year चार्जेस, ठीक है। फिर हज फैसिलिटीज़ हो, लॉटरीज़ वहाँ पे उसकी फैसिलिटीज़ हो, डेथ इन केस ऑफ डेथ ऑफ वर्कर अबाउट 1,500 रुपीज़ आर गिवन फॉर फनरल, ठीक है। और 75% पेंशन इज़ गिवन टू द विडो, ठीक है, टिल द टाइम शी री मैरिजेस और 1 or of her male children reaches 21 years or till the marriage of her daughters, ठीक है। अगर किसी की फौतगी हो गई है, ठीक है, वो बंदा मर गया है, अब उसकी बीवी जो है वो अकेले रह गई है, तो उसको जो है 75% उसकी पेंशन मिली जाए तब जब तक वो नई शादी ना कर ले या उसका जो बेटा है वो 21 साल की ना हो जाए और उसकी बेटियां शादीशुदा ना हो जाए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ है लेजिस्लेटिव मेजर जो कि पाकिस्तान में तो कम ही प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें यह आ जाता है कि अगर शॉर्ट समरी में बात की जाए तो यही है कि उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, ठीक है। जो मैटरनिटी लीव है वो प्रोवाइड की जाए, पेंशन प्रोवाइड की जाए। डिसेबल्ड जो लोग होते हैं उनके लिए अलग जो है वो हो, ठीक है। और उनके वर्क एंड रेस्ट आवर्स डिसाइड किए जाएँ कि दिन में इतना उसने काम करना है, हफ्ते में इतना काम करना है, छुट्टियाँ कितनी हो, ठीक है। सिक लीव्स उसको प्रोवाइड की जाएँ, और ये सारा जो है लेजिस्लेटिव मेजर्स में आ जाता है।